आपका जिला आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 बज चुके हैं। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले आपका जिला आपकी खबर में शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह हेडलाइन से। कोलंबो में खेले गए टी20 मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। जन, पृथ्वी और प्रकृति जैसे 3 सूत्रों पर आधारित 5 दिवसीय इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत आज से होगी। इसमें एआई के प्रभाव और भविष्य पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानमंडल के बजट सत्र के तहत आज से बजट पर चर्चा शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष पहले विधायकों को बजट पर बोलने का मौका देंगे। शुक्रवार तक होने वाली इस चर्चा का अंत नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से होगा। चंदौली में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 करोड़ रुपए की अवैध अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। मुगल सराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई की है। और संभल की उपनगरी सराय तर्रीन से कारीगर सींग और हड्डियों से अद्भुत कलाकृतियां बनाते हैं। यह कला परंपरा की जीवंतता को दर्शाती है। जीआई टैग मिलने से इस हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और शुरुआत करते हैं आपका जिला आपकी खबर में बड़ी खबर से। टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बताया है कि क्यों वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। कोलंबो में खेले गए टी20 मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम कहीं से भी टीम इंडिया के बराबर नहीं दिखाई दी, ना ही बैटिंग में ना ही बॉलिंग में। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। इसके जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ही सिमट गई। यानी पूरे मैच में हर समय टीम इंडिया जो है पाकिस्तान पर भारी दिखाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में 8वीं जीत दर्ज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मैन ऑफ द मैच ईशान किशन ने। ईशान किशन ने महज 40 गेंद पर 77 रन की तूफानी पारी खेली। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंद में 32 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने महज 17 गेंद पर 27 रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर 170 के पार पहुंचाया। टॉप ऑर्डर में तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए, जबकि लोअर ऑर्डर में रिंकू सिंह ने महज 6 गेंद पर नाबाद 11 रन बनाए। कोलंबो में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने टीम इंडिया की आग उगलती गेंदों का कोई जवाब नहीं था। पहले ओवर से विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता खोल दिया। टीम इंडिया के हर गेंदबाज ने कमाल किया। हार्दिक पांड्या ने महज 16 रन पर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो अक्षर पटेल ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन दिए और साथ ही 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्पिनर कुलदीप यादव ने भी 14 रन देकर 1 विकेट झटका। कोलंबो में टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैच में सिर्फ पाकिस्तान को रौंदा ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व मंच पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को फिर से बेनकाब किया। टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम से न तो हैंडशेक किया और न ही मैदान में कोई बातचीत हुई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान से कोई बातचीत नहीं की, न ही टॉस के बाद हैंडशेक किया। मैच के बाद दोनों टीमों में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। दरअसल टीम इंडिया ने पिछले साल एशिया कप से पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक और बातचीत बंद कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पहले युद्ध के मैदान में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। उसके बाद क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया ने उसे करारी शिकस्त दी। पूरी दुनिया के सामने उसके आतंकी चेहरे को बेनकाब किया गया। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया ने बड़ी जीत का जश्न पूरे देश ने मनाया ही, साथ ही श्रीलंका में भी इस जीत पर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यूपी के कानपुर में भारी संख्या में फैंस ने इस जीत का जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और झंडा लहराया। यही हाल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का भी रहा। यहां भी हाथों में तिरंगा झंडा रहा। कोलंबो में जहां यह मैच खेला गया वहां भी आप देख रहे हैं फैंस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नागपुर से लेकर मुंबई तक भारतीय फैंस ने इस जीत का जबरदस्त जश्न मनाया, अपने अपने तरीके अलग अलग ढंग से।
और अब सीधे क्रिकेट से आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज से बजट सत्र पर चर्चा होगी। यूपी में 11 फरवरी को ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। आज बजट सत्र पर चर्चा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पाती यानी चिट्ठी लिखी। सीएम योगी ने अपनी पाती में लिखा कि उत्तर प्रदेश का बजट नवाचार का ऐतिहासिक बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों की ये यात्रा प्रगति पथ पर सतत गतिशील है। इन वर्षों में प्रदेश की उद्यमशीलता, नवाचार और अवसंरचना की सशक्त आधारशिला रखी है। यह बजट उसी आधारशिला पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ सफल भविष्य का निर्माण करेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह बजट आपकी नव आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट पर प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश जारी करते हुए राज्य के बजट को नवाचार का ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों में प्रदेश नवनिर्माण और विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ा है। इस दौरान उद्यमशीलता, नवाचार और अधोसंरचना की मजबूत नींव रखी गई है। अब नया बजट उसी नींव पर आधुनिक तकनीक के सहारे भविष्य का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से लखनऊ में जनता दर्शन में आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यक्ति की समस्या अनसुनी नहीं की जाएगी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाना है। जनता दर्शन कार्यक्रम को सरकार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम मानती है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जनता से प्राप्त शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने और तय समय सीमा से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया। यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। संग्रहालय ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर बनेगा और पूरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। यह संग्रहालय गोवंश की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को एक साथ प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय में देश भर की प्रमुख गौ नस्लों और देश भर की प्रमुख विलुप्तप्राय नस्लों के करीब 100 डिजिटल और प्रतीकात्मक मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भारत की समृद्ध गौ परंपरा, जैव विविधता से परिचय कराना है। संग्रहालय का एक बड़ा आकर्षण दूध और उससे बने उत्पादों जैसे दूध, दही, पनीर और घी पर आधारित प्रदर्शनी होगी। इसमें आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इन उत्पादों के वैज्ञानिक, पोषण और आयुर्वेदिक लाभों को समझाया जाएगा। इसके अलावा परिसर में डेयरी पार्लर भी बनाया जाएगा, जहां शुद्ध डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। मथुरा के संपूर्ण ब्रजमंडल और धर्म नगरी बरसाना में विश्व विख्यात लट्ठमार होली का शुभारंभ हो गया है। बरसाना स्थित लाडली जी मंदिर में गोस्वामी समाज की होली के पद गाकर भक्ति रस का वातावरण बना दिया है। संध्या आरती के बाद पहली चौपाई के साथ ठप और मृदंग और झांझ की थाप पर रंगोत्सव की शुरुआत हुई है। रंगीली गली से लेकर रंगेश्वर महादेव मंदिर तक अबीर गुलाल की उड़ान और होली के पदों की गूंज सुनाई दी है। वृंदावन के संत कृष्णानंद जी महाराज ने बताया है कि ब्रज होली विश्व विख्यात है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर यहाँ। होली का उत्सव सनातन हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। होली का उत्सव ये मेल मिलाप का उत्सव होता है, रंगों का उत्सव होता है और आनंद का उत्सव होता है। और जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो ये होली महोत्सव यहाँ बरसाना में आकर के खुद मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है। वैसे तो ब्रज की होली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि संसार का होला और संसार की होली और ब्रज का होला। तो जो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने जो कहा है, तो वास्तव में जो यहाँ के हमारे जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं और जो शासन प्रशासन है, वो पूरी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि ये होली बरसाना से लेकर के और ये वृंदावन तक, गोवर्धन तक और इधर दाऊ जी तक चलती है। पूरे ब्रज क्षेत्र में होली चलती है और उसका बड़ा चाक चौबंद प्रशासन भी व्यवस्था कर रहा है। होली
उत्सव हमारे यहाँ एक ऐसा उत्सव है जिसका इंतजार ब्रजवासी पूरे साल के लिए करते हैं। कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। संसार में तो होली होती है, लेकिन हमारे ब्रज में तो होरा होता है। फागुन मास में नवमी और दसवीं के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। नवमी के दिन हम नंदगांव वाले समस्त ब्रजवासी बरसाना जाते हैं। बरसाना की ब्रज गोपियां हमारी ढालों के ऊपर में लाठियां चलाती हैं। फिर दूसरे दिन बरसाना वाले नंदगांव आते हैं और नंदगांव की ब्रज गोपियां उनके ढालों के ऊपर लाठी चलाती हैं। जो रंग बरस रहे हो नंदगाम बरसाने, वो रंग तीन लोक में नाए, और देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन ललचाएं। इस होली में आने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और ब्रजवासियों की तैयारी ऐसी है जो 1-2 महीने पहले से ही ब्रजवासी इसके लिए एक खास तैयारी करते हैं, अपने खान पान में परिवर्तन करते हैं, ताकि जब ये होली खेलने बरसाना जाएं तो बरसाना वाली ब्रज गोपियों से हार नहीं पाएं, उनके लट्ठों का ये सामना बड़ी मजबूती से कर पाएं। हम लोग पहली बार ब्रज में आए हैं और हमें बहुत ही मजा आया। हम सूरत गुजरात से आए हैं और यहाँ की होली के लिए स्पेशली आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने भगवान ठाकुर जी के दर्शन भी किए और हमें बहुत आनंद आया। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज शुभारंभ हुआ है, महाराज जी ने बताया। यहाँ ब्रज में हम लोग भी होली मनाना चाहते हैं। लड्डू गोपाल ब्रज में आए हैं, होली खेल रहे हैं। बहुत उत्साह है, मन में बहुत उमंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। चंदौली में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 करोड़ रुपए की अवैध अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कुर्की की कार्रवाई की है। कार्रवाई ग्राम बेचूपुर, चंदौसी और हरिशंकरपुर में आरोपी और उसके परिजनों की कुल 6 संपत्तियों पर की गई है। आरोपी स्वप्निल केसरी फिलहाल जेल में बंद है और उस पर चंदौली, साथ ही वाराणसी और सोनभद्र में कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फर्म के जरिए प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार कर दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। पुलिस अधीक्षक आदित्य लाम्हे ने निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आज दिनांक 15/2/2026 को थाना मुगलसराय और क्राइम ब्रांच पुलिस टीम जनपद चंदौली के द्वारा कोडीन कफ सिरप के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर थाना मुगलसराय, जिसके द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध अचल संपत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है तथा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल की उपनगरी सराय तरीन में कारीगर सींग और हड्डियों से अद्भुत कलाकृतियां बनाते हैं। यह कला परंपरा की जीवंतता को दर्शाती है। जीआई टैग मिलने से इस हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। जब दुनिया पेंट और कैनवास में कला ढूंढ रही होती है, तब जनपद संभल की उपनगरी सराय तरीन की गलियों में कारीगर सींग और हड्डियों के नक्काशी करके उन्हें कला की संजीवनी देते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद संभल का सराय तरीन कस्बा हमें याद दिलाता है, असली कला वो है जो परंपरा से जन्म लेती है और संघर्षों में निखरती है। यहाँ के हॉर्न और बोन क्राफ्ट कोई साधारण हस्तशिल्प नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर, जिसे न सिर्फ राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं, बल्कि जीआई टैग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलवाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश के औद्योगिकरण और विकास की दृष्टि से ओडीओपी अभियान शुरू किया गया था। ओडीओपी योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जनपद संभल का ओडीओपी है हॉर्न एंड बोन, अर्थात सींग और हड्डी का हस्तशिल्प। जब किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो हड्डी और सींग होते हैं उनका उपयोग करके, ताकि कहीं गंदगी नहीं फैले और पर्यावरण अनुकूल भी रहता है, इको फ्रेंडली भी रहता है, इसके दृष्टिगत जनपद संभल में 40,000 से अधिक लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और संभल का जो सराय तरीन क्षेत्र है वो इसका केंद्र बिंदु है। घरों में यहाँ कुटीर और लघु उद्योग के रूप में भी यह स्थापित है। मेरा सामान वर्ल्ड वाइड जाता है और इसकी मेजर मार्केट अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश हैं।
और जहाँ से डिमांड आ जाती है वहाँ हम माल बेचते हैं। सरकार की तरफ से हॉर्न एंड बर्न इंडस्ट्री को क्या क्या फैसिलिटीज मिली? सरकार ने 2018 में ओडीओपी स्कीम लॉन्च की थी और इसमें जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में होन एंड बोन प्रोडक्ट संबल डिस्ट्रिक्ट के लिए है और इसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी। हमारी जो आर्ट थी वो एक लुप्त होती जा रही थी, सीइंग हैंडीक्राफ्ट की। लोग बाग इसको जो है थोड़ा सा ये समझते थे कि भाई ये कैसे जो है इन प्रोडक्ट को बनाते हैं, मगर यहाँ पे हमने इसके अंतर्गत जो है जीआई टैग लिया। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमें सरकार ने यहाँ पर दिया है और ओडीओपी के अंतर्गत बहुत सारी ऋण योजनाएं और बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं जिससे अयोध्या में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को कैंट पुलिस ने खुलासा किया है। अयोध्या की कैंट थाना पुलिस ने इस गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को थाना कैंट के क्षेत्र में एक युवक को बदमाशों ने बंधक बनाकर कार में बिठाया, उसके पास से नकदी और आभूषण लूट लिए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 50,000 रुपए नकद, लूटे गए आभूषण, अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में कुल 7 सदस्य शामिल हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी पहले से बस्ती जेल में बंद है, जबकि 4 अभी फरार हैं। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र द्वारा हाईवे पर लूट करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। 27 जनवरी 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ चीज लेने के लिए रुके थे, दूसरी गाड़ी से आने वाले कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में ले जाया गया। उनकी नकदी व जेवर व इत्यादि सामान उनसे लूट की गई और फिर उनके साथ मारपीट करके उनको छोड़ दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी साहब और उनकी जो सीओ सिटी, एसओजी सर्विलांस और थाना कैंट की टीम को इसमें लगाया गया। इस तरह के अपराध कारित करने वाले अपराधी व उनके गैंग्स को चिन्हीकरण किया गया। इस घटना का सफल अनावरण आज हुआ है, जिसमें कि टोटल 7 लोगों का ये गैंग है, जिनका पूर्व से भी इस तरह का इतिहास रहा है। इस गैंग के 2 मेंबर सौरभ पांडे व महेश सिंह आज अरेस्ट हुए हैं। इनका एक साथी जो इस घटना में शामिल था वो किसी अन्य मुकदमे में जनपद बस्ती से जेल चला गया है। आपका जिला आपकी खबर में वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर महाशिवरात्रि पर शाम को भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें शामिल देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शिवनाट्य कला मंडल द्वारा 57 वर्षों से लगातार महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रामलीला मैदान से निकली शिव बारात शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर रात झारखंडी मंदिर पहुंची, जहां शिव विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिव बारात में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल थे। यात्रा के व्यवस्थापक संजय शर्मा ने कहा, सामाजिक सद्भाव का संदेश देने वाली ये प्राचीन शिव बारात लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। रामपुर की स्थापना आज से 57 वर्ष पहले हुई थी। भगवान की कुछ भोलेनाथ की कृपा है कि 40 साल से मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का पूरे फौजी ड्रेस में ऑपरेशन सिंदूर का एक हमारा वो जो प्रशासन में रहेगा 1 लाख हमारा, तो इस तरह से आपकी भव्यता ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और इसमें सब में मैं समझता हूँ कि सब लोगों के, बलरामपुर की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का, विशेष करके आप पत्रकारों का भी बहुत सहयोग रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवनाथ कला मंडल के द्वारा विगत 57 वर्षों की भांति बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसको शिवनाथ कला मंडल जो है एक विवाह की यात्रा के रूप में आयोजित करता है
और इस वर्ष विशेष झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी, साथ में जो भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से परास्त किया है ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, और साथ में जितने भी शंकर भगवान के बारात में गए थे उन सबकी झांकियों का विशेष वर्णन किया गया है। श्री शिवनाथ कला मंडल के तत्वावधान में आयोजित महाशिवरात्रि के अवसर पर यह शोभा यात्रा बहुत ही भव्यतम रूप से हमारी कमेटी के द्वारा तैयार करके सजा करके निकाली जा रही है। श्री शिवनाथ कला मंडल की स्थापना आज से 57 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी स्थापना आदरणीय स्वर्गीय बाबू हरिकांत जी, स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी, स्वर्गीय श्री सदैव प्रसाद गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री मदन मोहन शर्मा जी, आप सभी लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। तभी से लगातार हिंदुत्व सद्भाव की यह शोभा यात्रा शिवनाथ कला मंडल के तत्वावधान में निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो और वाराणसी की बात ना हो। वाराणसी में भी शाम 7 बजे मैदागनी चौराहे से परंपरागत शिव बारात धूमधाम से निकाली गई। शिव के गढ़ भूत पिशाच और किन्नर मस्ती से नाचते गाते हुए बारात में शामिल हुए। शिव बारात मैदागिन चौराहे से निकलकर बुला नाका चौक और बांस फाटक तक पहुंची। काशीवासी इस ऐतिहासिक बारात में शामिल होकर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात में भारी जन सैलाब उमड़ा। विदेशी नागरिकों ने भी दर्शक और रथ पर सवार होकर बारात में सहभागिता की। पीछे है हिंदू जन जागरण और बाबा महादेव की कृपा को जनता के बारे में बताना, और सभी लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा की कृपा को, बाबा के बारात को और आगे लेकर के जाए। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म भी काशी में हुआ है और आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम महादेव की बारात को देख रहे हैं और भरपूर एंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं काशी में भोलेनाथ की सानिध्य में उनके आशीर्वाद के छत्र तले अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ। हर हर महादेव। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह जीजा जी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। दीदी, आखिर इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? राज नहीं, आशीर्वाद कहो। आशीर्वाद? जी हाँ, श्री अन्न का आशीर्वाद। श्री अन्न खाया, श्री अन्न उगाया, श्री अन्न के आशीर्वाद से पैसा और स्वास्थ्य दोनों कमाया। श्री अन्न खाइए और स्वास्थ्य बनाइए। बरेली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक शातिर हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को करीब 502 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक से स्मैक की तस्करी कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति गुगई तिराहा क्षेत्र में अवैध स्मैक लेकर गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 502 ग्राम स्मैक के अलावा घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही। इसी के क्रम में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा पंकज शर्मा नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त इसके पास से एक मोबाइल फोन एवं एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई है। यह अभियुक्त पूर्व में भी इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसकी गैंग के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। अगली विधिक कार्रवाई हमने लाई जाएगी। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में संघ यात्रा के 100 वर्ष और पंच परिवर्तन पर आधारित प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत की ओर से संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक सद्भाव बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये कोई उत्सव की बात नहीं है जिसे करने में 100 वर्ष लग गए हैं, वो पहले हो जाना चाहिए। अपनी जाति समाज की बैठक में विचार करें और ब्लॉक स्तर पर हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं।
तो आपका जिला आपकी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।